नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान की मुतअद्दिद रियासतों में होने वाले फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन ने मुल्क को खबरदार किया है। रघुराम ने कहा कि दुनिया में मुल्क की बन रही अक़लियत मुखालिफ यानी एंटी माइनॉरिटी इमेज हिंदुस्तानी मसनूआत के बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। रघुराम राजन ने कहा कि हिंदुस्तान की अक़लियत मुखालिफ शबिया का नुकसान ये होगा कि उसके सबब गैर मुल्की हुकूमतें हिंदुस्तान पर एतमाद करने में हिचकिचा सकती है। हो सकता है कि सरमायादार आपको एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर ना देखें। आरबीआई के साबिक़ गवर्नर ने यह बयान जुमेरात के दिन दिया, जब उनसे एक रोज़ा कबल यानी चारशंबे के रोज़ दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम के नाम पर मस्जिद के पास बुलडोज़र चलाकर कई तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। एक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए आरबीआई के साबिक़ गवर्नर ने कहा कि जमहूरियत हमेशा आसान नहीं होती और उसे लगातार राह दिखाने की ज़रूरत होती है। जमहूरियत में वक्तन फ़ौक़तन तमाम फ़रीक़ैन से बातचीत करने और हस्बे ज़रूरत तब्दीली करने का काम करना पड़ता है। उन्होंने रूस और चीन की मिसालें पेश करते हुए कहा कि उन ममालिक में चेक और बैलेंस नहीं होने के सबब उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अक़लियतों के मामले पर रघुराम राजन ने कहा कि अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पूरी दुनिया में एक बुरी तस्वीर पेश करता है और सरमायाकार आपको एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखना बंद भी कर सकते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद सियासत तेज़ हो गई है और वहाँ एक के बाद एक सियासी पार्टी के कायदीन के जाने का सिलसिला जारी है। पहले बाएं बाजू का वफद वहाँ गया था, कल कांग्रेस का वफद वहाँ पहुँचा, जबकि इसे खबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने वहाँ का दौरा किया था। आज तृणमूल कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने वहां का दौरा किया और इससे कबल विश्व हिंदू परिषद के रहनुमाओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने अभी तक किसी भी सियासी पार्टी के रहनुमा को मुतासरीन से मिलने नहीं दिया। दरिया असनाद तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा था, इसलिए वहाँ के हालात बहुत कशीदा थे, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई और सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी निगरानी रखी गई। दरिया असनाद जामे मस्जिद से अपील की गई कि सूरत हाल के पेश नज़र जुमे की नमाज में बच्चों को अपने साथ ना लाया जाए। कर्नाटक के उडुपी में 2 तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान देने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों को कॉलेज से घर भेज दिया गया। दरअसल इन तालिबात ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में तालिबात ने हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की मांग की थी। जुमे के रोज़ दोनों तालिबात ने उडुपी के विद्योदय पीयू कॉलेज में एग्जाम देने के लिए अपना हॉल टिकट लिया और हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंच गई। दोनों ने काफ़ी देर तक कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन स्कूल ने हाईकोर्ट के अहकाम का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों तालिबात घर लौट गई। हिजाब पहनकर इम्तिहान देने से रोकी गई। इन 2 तालिबात में से एक ने हाईकोर्ट के हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ सीएम बसवराज बोम्मई से अपील भी की है। तालिबात ने कहा कि आपके पास अभी भी हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। हिजाब पर पाबंदी से कई तालिबात मुतासिर होंगी जो इस महीने के खत्म में होने वाले प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में शामिल होना चाहती हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मायूस होने के बाद कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि कर्नाटक हुकूमत ने 5 फरवरी को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ रियासत के कई शहरों में मुजाहरे भी हुए थे। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी की तकरीब के दौरान दी गई जिस तकरीर में हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र कायम करने का मुतालबा किया गया था, दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि वो नफरत अंगेज तकरीर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बेहतर हलफनामा दायर करने का मुतालबा किया। दिल्ली धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हलफनामा दाखिल किया गया था। इस हलफनामे में पुलिस ने दावा किया था कि गुज़िश्ता 19 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़िद होने वाले धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर नहीं की गई थी। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि धर्म संसद की वीडियो और दीगर मवाद की गहराई से जाँच की गई और उसमें इंकशाफ हुआ कि किसी भी फ़िरक़े के खिलाफ नफरत अंगेज बयान नहीं दिए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ दिल्ली पुलिस के बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और बेहतर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये सिर्फ तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट है या फिर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का भी यही मौक़िफ़ है।
दरिया असना सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात हो चुकी है और उन्होंने क्लीन चिट दे दी, तफ्तीश की गई और कोई जुर्म नहीं पाया गया। गोविंदपुरी में नफरत अंगेज तकरीर की तहकीकात में कहा गया है कि ऐसे अल्फाज का कोई इस्तेमाल नहीं है जिनकी तशहीर की जा सकती है कि बयान में मुसलमानों की नस्लकुशी की बात की गई। कपिल सिब्बल ने दिल्ली पुलिस के उस बयान पर नुक्ताचीनी की जिसमें कहा गया कि धर्म संसद के मुखर्रीरीन का मकसद समाज की अखलाकियात का दिफा करना था। उन्होंने सवाल किया कि इस बयान का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते का मजीद वक्त दिया और 4 मई तक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की अगली समाअत 9 मई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमे के रोज कहा कि जेएनयू के साबिक तालिब इल्म और स्टूडेंट लीडर उमर खालिद का फरवरी 2020 में सीए एनआरसी के खिलाफ दिया गया बयान काबिल एतराज़, भड़काऊ और नाकाबिल कबूल है। ये तकरीर महाराष्ट्र के अमरावती में की गई थी। तकरीर का यह हिस्सा उस चार्जशीट का हिस्सा है जो उमर और उनके खिलाफ पुलिस ने नॉर्थ दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के साजिश के केस में दाखिल किया है। जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच निचली अदालत से जमानत पिटीशन खारिज होने के खिलाफ उमर की अपील पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस का जवाब मांगा। कोर्ट ने तकरीर का हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि आप कहते हैं कि आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि ये काबिल एतराज़ बात है? ऐसा पहली बार नहीं है जब आपने ये अपनी तकरीर में कहा हो। आपने कम से कम 5 बार ऐसा कहा। राजस्थान के अलवार में सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान इंक्रोचमेंट हटाने पर तनाजा शुरू हो गया। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई पर बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना है कि तरक्की के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस बदले की सियासत कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राजगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी का बोर्ड है और उसी ने ये कार्रवाई की है। राजगढ़ कस्बे में शिवालय पर जेसीबी चलाने का वीडियो वायरल हो गया है। इस वजह से ये मामला तुल पकड़ चुका है। अब ये ओहदेदार भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। इंतजामिया ने कहा कि मास्टर प्लान के मुताबिक राजगढ़ में इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नवाब मलिक की जमानत अर्जी जुमे को खारिज कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस अर्जी में मुदाखलत से इनकार करते हुए मलिक की जानिब से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उबरी जमानत की मांग वाली ये अर्जी अभी इब्तदाई मरहले में है, वो इस सतह पर मुदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि वो मजाज अदालत में अपील कर सकते हैं। मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तभी से वो अदालती हिरासत में है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मलिक को 1999 में हुए किसी वाक़े के लिए 2022 में गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन 2 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर हैं। जुमे के रोज दौरे के आखिरी दिन जॉनसन नई दिल्ली पहुंचे। वहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान में मिले इस्तकबाल से खुश जॉनसन भी अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हूँ। मैं इस ग्रैंड वेलकम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रगुजार हूँ। जॉनसन जुमेरात को मोदी के होम स्टेट गुजरात में थे। वहां उन्होंने साबरमती आश्रम भी देखा। इस दौरान जॉनसन चरखा चलाते भी नजर आए। जॉनसन ने हिंदुस्तान में शानदार इस्तकबाल के लिए सबसे पहले मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि बेहतरीन इस्तकबाल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रिया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो लगा जैसे मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। फिर चारों तरफ लोग लगे होर्डिंग्स को देखकर लगा जैसे मैं अमिताभ बच्चन हूँ। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हैदराबाद हाउस की। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उसके बाद अब द्विपक्षीय वार्ता भी इसमें होगी। तमाम नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, तमाम रणनीतियां यहां पर बनेगी और आप देख सकते हैं कि दोनों नेता
किस तरह से एक बड़ी अब जो बातें इसमें से निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलते हुए आलमी निज़ाम और हालात में मुल्क को मुसलसिल मजबूत बनाने के लिए नाकाबिल तस्खीर टेक्नोलॉजी तैयार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। राजनाथ सिंह ने वजारत दिफा के महकमे डिफेंस प्रोडक्शन के डिफेंस एक्सीलेंस के लिए डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के माफ कीजिएगा डिफेंस 2 प्रोग्राम का जुमे के रोज इफ्तिताह करते हुए कहा कि प्रोग्राम हमारे मुल्क की बढ़ती टेक्नोलॉजी की ताकत की राह में एक अहम पड़ाव है। आज जिस तरह वक्त और आलमी निज़ाम बदल रहा है, हमारे पास खुद को मुसलसिल मजबूत बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर नया चैलेंज पिछले से ज़्यादा पेचीदा और चैलेंजिंग साबित हुआ है। अभी कोरोना की वबा खत्म नहीं हुई थी कि यूक्रेन का बहरान पैदा हुआ। इससे कबल मगरबी एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा था। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी आलमी सरगर्मियां हो रही हैं जो हम पर असरअंदाज हो रही हैं। बड़े स्तर पर यह एडॉप्ट भी किया जाएगा। इसी तरह स्मार्टफोन्स का भी उदाहरण लिया जा सकता है। इस एक छोटे से खिलौने ने हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डिसरप्ट कर दिया। आज लैंडलाइन फोन जैसे डिवाइसेस मानो म्यूजियम की यह वस्तु बन गए हों। इस अकेले डिवाइस ने एक साथ कैलकुलेटर, डिजिटल कैमरा, अलार्म क्लॉक, म्यूजिक सिस्टम जैसे अनेक डिवाइसेस के चले आ रहे सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। आज यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसे में लगातार नई और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पर काम करना यह अत्यंत आवश्यक है और डिफेंस जैसे सेक्टर में तो यह बात और भी अधिक रेलेवेंट हो जाती है। साथियों, डिफेंस टेक्नोलॉजी उन टेक्नोलॉजीज में से है जिनकी यूटिलिटी और यूनिकनेस दोनों बराबर मायने रखते हैं। यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे लिए यह कितनी उपयोगी है यह तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में वह दुनिया में अकेले हमारे पास हो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी औरों के पास पहुंचती जाती है, इसका होना या न होना यह बराबर हो जाता है। जब मैं आप सबसे यह बातें कह रहा हूं तो मुझे बचपन की एक घटना याद आती है और मैं समझता हूं कि आप में से कईयों को इसका अनुभव हुआ होगा। पहले के समय में
जब किसी के यहां कोई उत्सव होता था, कोई त्योहार होता था, कोई भी आयोजन होता था, तो पूरे गांव के लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। टेंट हाउस आदि का प्रचलन उस समय नहीं था, तो बिस्तर, बर्तन सब पास पड़ोस के घर से जुटाए जाते थे। ऐसे में बर्तनों के कभी खो जाने या एक दूसरे से बदल जाने की घटनाएं भी ये प्रायः होती रहती थी, जिसके कारण सहयोग करने वालों को बहुत परेशानी होती थी। अब गांव की एक बुजुर्ग माताजी ने इसका हल निकाला। उन्होंने अपने बर्तनों के नीचे रंग लगाकर प्लस का निशान बना दिया। अपने जितने भी उनके बर्तन थे उसके नीचे रंग लगाया, पेंट लगाकर प्लस निशान बना दिया। आज के समय में आपको यह आसान तरीका लग सकता है, लेकिन उस समय मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पुलिस में जदीदकारी की अहमियत पर जोर देते हुए दो टोक कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने के डंडे वाली पुलिस का जमाना नहीं रहा। जुर्म के चैलेंजों के पेश नज़र अब नॉलेज बेस्ड पुलिस ही जरूरी है। अमित शाह ने आज 48वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। इस 2 रोज़ा इनेकाद के इफ्तिताह के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अजय मिश्रा और माफ़ कीजिएगा कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम ये नाम ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। अमित शाह के साथ इस प्रोग्राम में दीगर कायदी मौजूद थे। प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासत के वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने भी शिरकत की। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आप सबके सामने एक बात निश्चित करना चाहता हूं कि विगत 8 साल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चली, और 8 सालों में कई सालों से लंबित हमारे 3 ऐसे क्षेत्र थे जो नासूर बने हुए थे, जो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। एक कश्मीर की समस्या, एक वामपंथी उग्रवाद की समस्या और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में नारकोटिक्स और हथियारी ग्रुपों की समस्या। कई सालों से हम इसको देख रहे हैं। यहां कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, उन्होंने जब सर्विस में ज्वाइन हुए तो तब ये समस्या सुनी होगी और रिटायर हुए तब भी इसको टाटा कर निकले होंगे। बहुत पुरानी समस्या थी, मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं ये तीनों थिएटर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत तरीके से, सातत्यपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को एड्रेस करते हुए लगभग इस समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी बड़ी सफलता हासिल करी। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुपों की बात हो। ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम के अंदर आए। धारा 370 जाने के बाद कश्मीर के अंदर एक नया उत्साह, उमंग, विकास की एक नए युग की शुरुआत हुई। आतंकवाद के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियों का बिल्कुल कमांडिंग वर्चस्व दिखाई पड़ सकता है और वामपंथी उग्रवाद भी समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य तो वामपंथी उग्रवाद से लगभग बाहर ही निकल गए। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इसलिए आया है कि समस्या को, उसका विश्लेषण। आरएसएस लीडर राजेश कुंते से भिवंडी की एक अदालत ने कहा कि वो राहुल गांधी को 1000 रुपए का जुर्माना अदा करें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने एक केस की समाअत के दौरान आरएसएस लीडर को यह हुक्म सुनाया और मामले की आइंदा समाअत 10 मई को करने का फैसला किया। काबिल गौर बात यह है कि अदालत ने कुंते पर पहले भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे उन्होंने अभी तक नहीं भरा। आज भी समाअत में अदालत ने इस बात का भी तस्करा किया कि उन्हें जुर्माने की रकम अदा करनी चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस करने वाले आरएसएस लीडर कुंते को हिदायत दी कि वो आइंदा समाअत की तारीख यानी 10 मई को सबूत के साथ अदालत में हाजिर हो। फिलहाल शिकायत दहिंदा को मुल्जिम यानी राहुल गांधी को 1000 रुपए देने होंगे। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने केस की आइंदा समाअत के ताल्लुक से बताया कि 10 मई को शिकायत दहिंदा से पूछताछ की जाएगी।
दरअसल ये पूरा मामला साल 2014 का है, जब राहुल गांधी ने एक तकरीर की थी। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद भिवंडी कोर्ट में एक हत्या की इज्जत का मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी साल 2018 में खुद अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया था। दूसरी तरफ अपनी अर्जी में कुंते ने दावे किया था कि राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की छवियां खराब हुई है। दिलचस्प बात यह है कि अब कुंते ने इस केस को मुलतवी करने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लालू प्रसाद की तरफ से डोरंडा ट्रेजरी में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज देने के साथ ही हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में समाअत हुई। उन्हें 68 दिन बाद डोरंडा ट्रेजरी से नाजायज निकासी मामले में राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में सभी फरीकैन को सुना, इसके बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत को दी गई दलील में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो निस्फ सजा यानी 30 महीने से भी ज्यादा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान सीबीआई ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए वक्त दिए जाने की गुजारिश की थी। वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि लालू यादव ने सजा की आधी मुद्दत से ज्यादा 11 महीने ज्यादा सजा काटी है। 14 फरवरी 2022 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में कसूरवार ठहराया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तकरीबात के मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ताउन से मरकजी हुकूमत की तरफ से मुनक्कद किए गए इस अज़ीमुशान प्रोग्राम में शिरकत की। पहली मरतबा सूरज गुरूब होने के बाद किसी वज़ीर आज़म ने लाल किले से खिताब किया, जिस लाल किले में गुरु तेग बहादुर को मौत का फरमान सुनाया गया था और जहां गुरु तेग बहादुर को कुर्बान किया गया था, उसी मकाम पर सिख बरदरी के लोग अपने 400वें प्रकाश पर्व की शानदार तकरीब में जोशो खरोश से शिरकत करते हुए देखे गए। साथियों, यहां लाल किले के पास यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत को रावण करार देते हुए कहा कि उसने भी तकब्बुर में आकर 3 ज़राई क़वानीन पास किए थे, लेकिन आखिरकार उन क़वानीन को वापस लेना पड़ा। बेंगलुरु में किसानों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि रावण की तरह मरकजी हुकूमत को भी बहुत फख्र था कि उन्हें किसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। आखिरकार 13 माह बाद मरकजी हुकूमत को किसानों के सामने झुकना पड़ा और 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेना पड़ा। आज यहाँ पे हजारों किसान कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए हैं। आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया था, अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था, उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। उन्होंने 3 काले कानून पास किए, केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। इसके पहले वाली सरकार 20% की सरकार, अभी वाली सरकार 40% की सरकार है, दिल्ली में 0% की सरकार है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक आम आदमी का दर्द समझता हूं। इतनी महंगाई के जमाने में हमने 5 चीजें मुफ्त कर दी दिल्ली के लोगों के लिए। शिक्षा मुफ्त है, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, सब कुछ मुफ्त। आपकी सारी हेल्थ मुफ्त है, आपके घर में कोई भी बीमार होगा, किसी भी तरह की बीमारी होगी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब मुफ्त है। आपका बिजली मुफ्त है, आपकी पानी मुफ्त है, और महिलाओं के लिए बसों में ट्रांसपोर्ट मुफ्त। केवल एक चीज की वजह से हम ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार सरकार है। राजधानी दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के बाहर जुम्मे की सुबह हाथापाई के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी। एक वकील ने इस ताल्लुक से बताया कि वाकया सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। रोहिणी कोर्ट गेट के बाहर एक वकील और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान बहस हो गई थी, जिसके बाद गोलियां चल गई। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड और वकील के दरमियान तू-तू में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर मजीद 2-3 वकील पहुंच गए। सभी के दरमियान हो रही बातचीत ने जल्द ही पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। इसी दरमियान गार्ड ने गोली चला दी। इस वाक़े में हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रोहिणी कोर्ट अहाते में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद पुलिस फौरन वहां पहुंची और जांच का अमल शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों और ऐनी शाहिदीन से पूछताछ की गई। इसने फायरिंग कर दी। ये देखिए वकीलों के ऊपर फायरिंग है, छर्रे लगे, पब्लिक के हाथ में। पटना में एक खातून सड़क पर बने मेन हॉल में गिर गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। खातून एक ऑटो के पीछे फोन पर बात करते हुए जा रही थी। अचानक से सड़क के बीचों बीच मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था। जैसे ही ऑटो हटा, खातून सीधे उस मेन होल में जा गिरी। खातून के गिरते ही आसपास मौजूद लोग फौरी वहां जुट गए। खातून को 18 सेकंड के अंदर बाहर निकाल लिया गया। लेकिन दारुल हुकूमत पटना से आए इस वीडियो ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में ऐसी कई सड़कें हैं जहां के मेन होल खुले पड़े हैं, जहां पे लोग अक्सर गिरते रहते हैं। मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर अपना पैर पसार रहा है। दिल्ली हुकूमत ने स्कूलों में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया है। एसओपी के मुताबिक स्कूलों में क्वारंटाइन रूम मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा टीचर्स हर रोज अपने स्टूडेंट्स और उनके अफराद खानदान में कोविड से मुतालिक अलामतों के बारे में पूछेंगे। इधर आईआईटी मद्रास के 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना स्पाइक के बीच यहां 2 दिनों में जुमला 30 मामले सामने आए हैं। रूस यूक्रेन जंग जारी है। कई यूक्रेनी शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। मारियोपोल के हाल तो बदतर हो गए हैं। ये शहर 90% तबाह हो गया है। रूसी फौज ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मारियोपोल शहर पर जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने शहर को आज़ाद कर लिया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने आम शहरियों को दफन करने खबरें खो दी हैं। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा कि मारियोपोल शहर के ठीक बाहर 200 इज्तिमाई खबरें बनाई गई हैं। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका की मैक्सर टेक्नोलॉजी ने नई तस्वीरें जारी की हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा।